नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के क्रम में आज हम महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में मोहम्मद बिन तुगलक के संपूर्ण शासनकाल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग का अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है। आज हम द्वितीय भाग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम भाग में हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल के दौरान नियमित रूप से नवीन योजनाओं को बनाने में व्यस्त रहता था और उन्हें लागू करने का प्रयास करता रहता था। उसके द्वारा बनाई गई योजनाएं हालांकि कई दृष्टियों से सही होती थी, तार्किक दृष्टि से सही प्रतीत होती थी, लेकिन तत्कालीन समय उन योजनाओं को लागू करने के लिए अनुकूल नहीं था। इस कारण उसकी योजनाएं असफल हुई। उसके द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और सुधार किए गए, उसमें से प्रथम भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार उसने सर्वप्रथम आय और व्यय बढ़ाने के लिए लेखा तैयार करने का निर्देश दिया। दोआब में कर वृद्धि का प्रयास किया, जो गंगा यमुना का क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, वहाँ से कर बढ़ाने का प्रयास किया। इसी प्रकार उसने राजधानी परिवर्तन का प्रयास किया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया, लेकिन उसकी ये सभी योजनाएं असफल सिद्ध हुई। इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण योजना उसके द्वारा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वह थी मुद्रा संबंधी प्रयोग। यानी उस समय जो मुद्रा प्रचलन में है, उसके संदर्भ में उसने क्या प्रयोग किए, उसके बारे में विशेष रूप से आज हम चर्चा करेंगे। मुद्रा संबंधी प्रयोगों के बारे में देखा जाए तो प्रमुख इतिहासकार एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन धनवानों के युवराज के रूप में किया है, क्योंकि उसने सोने का एक नवीन सिक्का प्रचलित किया था जिसका वजन 200 ग्रेन का था। उसे उसने दिनार कहा था। पूर्व में 175 ग्रेन के सिक्के सोने व चांदी के साम्राज्य में प्रचलित थे। उसके बदले में उसने अदली को पुनः प्रचलित किया, जिसका वजन 140 ग्रेन था। यानी 175 ग्रेन के सोने व चांदी के सिक्कों को बंद करके उसने अदली का प्रचलित किया, जिसे 140 ग्रेन का जिसका वजन था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329-30 ईस्वी में उसने लेन देन के सभी कार्यों के लिए तांबे के सांकेतिक सिक्के का प्रयोग सोने व चांदी के सिक्कों की तरह करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि सांकेतिक मुद्रा के प्रयोग का यह प्रथम उदाहरण नहीं था। इससे पूर्व में 13वीं सदी में मंगोल सम्राट कुबुलाई खां ने चीन में इसी प्रकार का पत्र मुद्रा चलाया था। इसी प्रकार फारस के शासक गेखातू ने 1294 ईस्वी में सांकेतिक सिक्के का प्रयोग का प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को इन उदाहरणों की या इन दृष्टांतों की जानकारी थी या नहीं, इस बारे में कुछ विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह एक भारतीय क्षेत्र में नवीन प्रयोग था। हम ये कह सकते हैं कि प्रथम प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया। इस योजना
को लागू करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि राजकोष को भरा जाए और उसकी जो विजय और योजनाओं के लिए जो धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए और आर्थिक रूप से स्थिरता साम्राज्य में आ जाए। कुछ इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया है कि वह लोगों को छलना चाहता था, यानी लोगों को धोखा देना चाहता था। इस कारण उसने इस योजना को लागू किया था, लेकिन यह आरोप गलत साबित हुआ है। इस योजना को कुछ इतिहासकारों ने राजनीतिक भूल भी कहा है, लेकिन इसे राजनीतिक भूल कहना सही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भविष्य में सांकेतिक मुद्रा की उपयोगिता बहुत सिद्ध हुई है, यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सामान्य रूप से प्रचलन में आया है, लेकिन इसके द्वारा जब लागू किया गया उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण से सांकेतिक मुद्रा की यह योजना कालांतर में सफल नहीं हो पाई। इस योजना की असफलता के कुछ कारण थे। उसमें सबसे पहला कारण यह था कि तांबे के सिक्के का जो मूल्य है वो सोने और चांदी के सिक्के के बराबर रखा गया था। तांबे के सिक्के का मूल्य सोने और चांदी के बराबर रखना एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि हमेशा से ही सोना और चांदी तांबे की अपेक्षा अधिक मूल्यवान धातु रहे हैं, और तांबे का सिक्का जब उसी मूल्य के बराबर निर्धारित कर दिया गया तो सिक्के का जो तांबे के सिक्के पर जो मूल्य अंकित किया गया वो उसके निहित मूल्य से बहुत ज़्यादा था। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि आम लोग जो थे वो सोने और चांदी के सिक्कों को तो छिपा कर रखने लग गए, अपने पास जमा करने लग गए, और तांबे के सिक्के को ही राज्य के कर के रूप में देते थे। यानी राज्य का जो खजाना था वो तांबे के सिक्कों से बढ़ता जा रहा था और सोने चांदी के सिक्के लोग अपने घरों में जमा कर रहे थे। कारण ये था कि सोने और चांदी के सिक्कों का जो निहित मूल्य है वो तांबे के सिक्के के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा था। विदेशी व्यापारी भी आंतरिक बाजार से जब वस्तुओं को क्रय करते थे तो तांबे के सिक्के के रूप में भुगतान कर देते थे, लेकिन जब खुद का कोई सामान उन्हें बेचना होता था, कुछ विक्रय करना होता था, तो वे सोने के चांदी के सिक्कों को ही स्वीकार करते थे। इस कारण से एक अव्यवस्था सी आर्थिक क्षेत्र में इस समय में नज़र आ रही थी। इसी प्रकार व्यापार में राजस्व पर इस प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि शाही खजाना जो था वो तांबे के सिक्कों से बढ़ता जा रहा था। इसके अतिरिक्त सांकेतिक मुद्रा की ढलाई पर भी नियंत्रण नहीं रखा जा सका। जाली सिक्के तांबे के देश के प्रत्येक भाग में बनने लगे। इस कारण सांकेतिक मुद्रा का जो मूल्य था वह और भी अधिक कम हो गया और सोने और चांदी के सिक्के दुर्लभ हो गए, क्योंकि लोग वो छुपा करके जमा करके रखने लगे थे। सुल्तान को शीघ्र ही अपनी गलती का अनुभव हो गया और उसने करीब 4 साल बाद इस योजना को या इस आज्ञा को रद्द कर दिया। सुल्तान ने राजकोष में जो भी लोग तांबे के सिक्के लेकर के आए थे उसके बदले में एक निर्धारित मूल्य पर या स्वीकृत मूल्य पर सोने और चांदी के सिक्के उसके बदले में दिए। इस प्रकार यह योजना सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का जो प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, कालांतर में देखा जाए तो ये प्रयास वास्तव में बहुत ही अतुलनीय प्रयास था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। और हम देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भविष्य में प्रमुख आधार बना, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां सुल्तान के इस प्रयोग की दृष्टि से सही नहीं थी और कुछ कमियां इस योजना को लागू करने में रही, जिसके कारण से सुल्तान का सांकेतिक मुद्रा संबंधी प्रयोग भी असफल रहा।
धन्यवाद।